हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे अपने इसी चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर मेरी पॉलिटी की फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस मैंने शुरू कर रखी हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा रही हूँ। भारत के संवैधानिक विकास में ही अभी जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वो मैं आपको क्रिप्स मिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे विविल योजना। ठीक है, विविल योजना से पहले भी देखिए, जब मैं आपको क्रिप्स मिशन पढ़ा रही थी, क्रिप्स मिशन पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है ना, क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। अब क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो बेसिकली ये जो क्रिप्स मिशन हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, अब ये सब आ रहे थे टाइम टू टाइम, और ये सब योजनाएं क्या है फेल होती जा रही थी। फेल क्यों होती जा रही थी? क्योंकि यहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्ट था वो था कि भाई भारत का जो संविधान है, कि भारत के जो शासन है वो कैसे चलाया जाए, उसको शासन को चलाने के लिए ये प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उनमें हमारे भारतीय हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। जो हमारे राजनीतिक दल डिमांड कर रहे थे उनको वहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तो वो बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। जैसे कि, और इसी के कॉन्सिक्वेंस में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, भाई भारत छोड़ो आंदोलन होता है। फिर जब गांधी जी को लगता है कि भाई यहाँ पे तो ये ऐसे तो मानेंगे नहीं अंग्रेज, है ना, अब हमें एक मास लेवल पे हमें कोई आंदोलन करना पड़ेगा, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है, इसीलिए आज का टॉपिक मैंने डाला है कि भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विविल योजना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है उस टाइम की। ठीक है, जो बहुत सारी घटनाओं को जनों की बहुत सारे जो अंग्रेज है फिर उससे हमें बहुत सारे अधिकार देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे ले जाते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्रिप्स मिशन हम पढ़ रहे थे। और क्रिप्स मिशन में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्रिप्स मिशन भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि 11 अप्रैल, ठीक है, क्रिप्स मिशन में मैंने जब आपको पढ़ाया था, पेन बदल लेते हैं, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन क्या होता है, क्रिप्स मिशन ये 11 अप्रैल, क्रिप्स मिशन 11 अप्रैल 1942 को, ठीक है, 42 को इसको वापस कर दिया जाता है, को वापस चला जाता है, क्योंकि विफल हो गया ना, वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। अब यहीं पे ही जब ये भी फेल हो जाता है, अब गांधी जी को यहाँ पे एहसास होता है। अब गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि भाई ऐसे तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े लेवल पे हमें कोई आंदोलन करना पड़ेगा, और यही क्रिप्स मिशन के फेल होने पर, ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन होता है यहाँ पे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे होता है, इसकी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गांधी जी हैं अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो 14 जुलाई को, यहाँ पे गांधी जी 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, इनकी कांग्रेस की मीटिंग होती है। ठीक है, कांग्रेस की अपनी कार्य समिति की मीटिंग में, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, ये जो बैठक है ये होती है वर्धा में। ठीक है, वर्धा है महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में।
ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें क्या घोषणा कर देते हैं, यहाँ पे घोषणा करते हैं 14 जुलाई 1942 को यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हैं और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसे पारित किया जाता है। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में क्या किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ही भारत छोड़ो आंदोलन में ही यहाँ पे ही नारा दिया जाता है भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू और डाई, करो या मरो का नारा। इस कड़ी में अब क्या होता है कि जी 8 अगस्त यहाँ पे ही 8 अगस्त 1942 को फिर, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे क्या किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है और ये जो शुरुआत है ये होती है ग्वालिया टैंक महाराष्ट्र से। ठीक है, ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र में कांग्रेस की बैठक होती है उस दिन यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई से यहाँ पे फिर क्या की जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ये कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मुंबई से क्या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है 8 अगस्त 1942 को और यहीं पे नारा दिया जाता है, यहीं पे 2 नारे दिए जाते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यहीं पे दिया जाता है और दूसरा करो या मरो का नारा भी इसी आंदोलन में दिया जाता है, करो या मरो। ठीक है, डू और डाई। ओके, डू और डाई का नारा यहीं पे दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे शुरुआत हो गई है हमारी 8 अगस्त 1942 को। अब यहाँ पे क्या क्या प्रावधान, ठीक है, क्या क्या बातें इसमें कही जाती हैं भारत छोड़ो आंदोलन में कि हम किस तरह से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। ठीक है, किन बिंदुओं पे बात की जाती, किन बिंदुओं को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि हम कैसे अंग्रेजों का विरोध करेंगे, वो कौन से बिंदु थे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे कहा जाता है, गांधी ये घोषणा की जाती है कि भाई क्या करेंगे कि जो व्यक्ति हैं, विरोध कैसे होगा कि जो भी व्यक्ति क्या हैं, अधिकारी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स क्या हैं, वो लोग अपनी जॉब तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो नौकरी पे बने रहेंगे, लेकिन वहीं पे नौकरी पे बने होते हुए वो क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। ठीक है, इसी तरह से तो पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट विरोध कैसे फर्स्ट बात क्या कही जाती है, बोला जाता है कि जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, ऑफिसर्स जितने भी अधिकारी हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ठीक है, जितने भी अधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो क्या है, वो सभी अपनी जॉब पर बने रहेंगे,
ठीक है, जॉब पर रहते हुए क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जॉब पर रहते हुए विरोध करेंगे, विरोध और आलोचना करेंगे, आलोचना करेंगे किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों की। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जितने भी अधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या था भाई, यहाँ पे इन्होंने इंडियंस को ही तो एम्प्लॉय कर रखा था, है ना, तो इन्होंने बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या करें भाई, आप जॉब मत छोड़ो, ठीक है, जितने भी अधिकारी हैं, आप ICS हो गए, जितने भी आप अधिकारी हैं वो आप जॉब मत छोड़ो, लेकिन आप क्या करें ना, अपने उन्हीं काम मत करो, अपने पदों पर रहते हुए इनकी नीतियों का विरोध करो आप। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोला जाता है कि जितने भी सैनिक हैं, ठीक है, जितने भी सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं वे भी क्या करेंगे, अपनी जॉब पर बने रहेंगे, ठीक है, अपनी जॉब पर बने रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे, नीतियों का विरोध करेंगे। ठीक है, विरोध करेंगे। इसी तरह से किसानों से भी कहा गया, ठीक है, जितने भी कृषक थे, फार्मर्स थे, ठीक है, जितने भी फार्मर्स थे उनसे भी कहा, क्या कहा गया कि आप भी कृषि करते रहें, लेकिन आप क्या नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, आप टैक्स आप कर नहीं देंगे। ठीक है, आप कृषि करते रहे लेकिन आपको क्या नहीं करना है, कर नहीं देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये था कि आप काम करते रहें, आप जॉब में तो बने रहो, जॉब मत छोड़ो अपनी, लेकिन काम मत करो। ठीक है, और विरोध करो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना ज्यादा हो सके। ओके, अब यहाँ पे ही जैसे अब कुछ इलाकों में तो यहाँ पे क्या किया गया, कुछ इलाकों में समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया है ना, पैरेलल गवर्नमेंट उन्होंने बना ली अपनी। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट इसी के विरोध में है ना, कुछ इलाकों में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिक्रियाएं क्या क्या हुआ। ठीक है, तो कुछ इलाकों में समानांतर सरकारों का गठन हुआ, समानांतर सरकारों का, कुछ इलाकों में समानांतर सरकारों का गठन हुआ। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट का, पैरेलल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई कुछ इलाकों में, अपने आप ही उन्होंने कर ली। जैसे बलिया था, ठीक है, एक एरिया क्या था, बलिया हो गया। ठीक है, बलिया हो गया। दूसरा यहाँ पे सतारा हो गया, सतारा हो गया। और थर्ड तमलुक, है ना, कुछ इलाकों में क्या कर लिया इन्होंने, तमलुक। ठीक है, ये कहाँ पे था, उड़ीसा में। यहाँ पे कुछ जो नेता थे इन्होंने क्या कर लिया, अपनी समानांतर सरकारों की स्थापना कर ली। ठीक है, यहीं पे ही कुछ यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना वो एक, देखिए हम इसे क्विट इंडिया मूवमेंट को बिल्कुल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में इसे पढ़ते हैं तो ये हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत पूरा कवर हम इसे करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब जब हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे प्रतिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या हुआ, क्या उस टाइम पे, तो थोड़ा सा हम रेफरेंस लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, अब यहाँ से इसके क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ जी, क्रिप्स मिशन विफल होने के कारण उसके क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कैसे क्यों होता है, क्योंकि भाई क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये होता है क्विट इंडिया मूवमेंट आता है।
ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, अब इसके बाद में अब भाई यहाँ पे व्यवस्था को चलाने के लिए, थोड़ा सा लोगों को शांत करने के लिए फिर क्या होगा, जैसे वेवेल योजना आएगी फिर, क्योंकि भारतीयों में भाई उनका संविधान निर्माण करने के लिए कि कैसे यहाँ पे सरकार, अंतरिम सरकार कैसे बने, किस तरह से यहाँ का शासन चलाया जाए, इसलिए हमें ना ये घटनाएं पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे ना इस टाइम पे जब ये इतने अच्छे लेवल पे जब यहाँ पे भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, लेकिन तो यहाँ पे कुछ दल ऐसे थे जो कि इसका विरोध भी कर रहे थे, ठीक है। मतलब उन्होंने इसमें विरोध तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, ठीक है, उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। तो ऐसे दल थे जिन्होंने क्या नहीं किया, पार्ट नहीं लिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में जिन पार्टीज ने भाग नहीं लिया, ठीक है, भाग नहीं लिया, तो वो कौन कौन सी थी, तो यहां पे ये थी, इसमें फर्स्ट थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सेकंड यहां पे मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था ना कि जो कांग्रेस है वो तो हिंदुओं के हितों के लिए बात कर रही है सिर्फ, ठीक है, और वैसे भी इनका अलग ही एजेंडा चल रहा था, ये तो अब अलग राष्ट्र की इन्होंने यहाँ पे भी मांग शुरू हो गई थी इनकी, तो इन्हें अलग राष्ट्र चाहिए था, तो इन्हें तो वैसे ही ये विरोधात्मक लगती थी, है ना। अब कांग्रेस ने कोई मूवमेंट चलाया तो ये तो उसमें वैसे भी पार्ट नहीं लेते थे, ठीक है। थर्ड यहाँ पे थी हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा, ठीक है। इन्होंने क्या था, इन्होंने भारत इसमें पार्ट नहीं लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्ट नहीं लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये तीनों जो पार्टी हैं ये क्या थी, इन्होंने इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब देखिए यहाँ पे ही क्या आता है, अब इसी के आगे यहाँ पे क्या आता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, इनके जो राजनीतिक हित हैं, ठीक है, उनके बीच में टकराव ना हो, इनको सुलझा लिया जाए। यहाँ पे आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला एक आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ही आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है। किस लिए आता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, तो ये आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो आपस का जो राजनीतिक गतिरोध है, ठीक है, इनके बीच का जो राजनीतिक गतिरोध है, राजनीतिक गतिरोध है, इसको खत्म करने के लिए, इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पे राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला ये कब आता है, ये आता है जुलाई 1944 में, ठीक है। जुलाई 1944 में राजगोपालाचारी जी ये एक प्रयास करते हैं कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इनका जो राजनीतिक गतिरोध है उसको समाप्त किया जाए, लेकिन यहाँ पे ये भी जो फॉर्मूला है ये सफल नहीं होता, ये इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भाई कांग्रेस है, कांग्रेस क्या है, यहाँ पे ये मुस्लिम लीग तो ये एजेंडा इन्होंने यहाँ पे चला रखा था, मुस्लिम लीग ऐसा दिखाती थी कि जो मुस्लिम लीग है वो ही एक ऐसा दल है जो कि भारत में मुस्लिमों के हितों की बात करता है, ठीक है। यही मुस्लिम लीग क्या कर सकती है, मुस्लिमों के हितों की रक्षा कर सकती है, और जो कांग्रेस है वो तो एक हिंदूवादी पार्टी है, ठीक है, हिंदूवादी दल है, ये सिर्फ हिंदुओं का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे ही इन्होंने क्या कर दिया भाई, जैसे इन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी, और यहीं पे ये क्या करते थे, ये विभाजन को प्रमोट करती थी, है ना, मुस्लिम लीग तो विभाजन चाहती थी। यहाँ पे ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो भाई अखंड भारत की बात कर रही थी ना, कांग्रेस तो अखंड भारत की बात करती है, कांग्रेस की डिमांड अखंड भारत की होती है,
तो इनके बीच में सुलह करवाने के लिए कि ये भाई ये जो हमारे राजगोपालाचारी जी हैं वो भी प्रयास करते हैं कि भाई आप ना सभी साथ में लड़ लो, अभी साथ में प्रयास करते हैं, पहले हम स्वतंत्रता तो ले लें, पहले स्वतंत्रता साथ ले लें और बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो हम इसको कह सकते हैं जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला था ना, ये कहीं ना कहीं ये क्या था, ये जो इसका मुस्लिम लीग का जो विभाजन था, मुस्लिम लीग जो विभाजन चाहती थी उसके लिए एक मौन स्वीकृति थी, ठीक है, क्योंकि भाई इनका पता तो था, मुस्लिम लीग का हमें ऑब्जेक्ट पता है, मुस्लिम लीग तो विभाजन चाहती है और कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप साथ में चलो और थोड़ा हम ना मिलके प्रयास करते हैं, ठीक है, मिलके प्रयास करते हैं और स्वतंत्रता ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे इनकी मांगों को, कुछ मुस्लिम लीग की जो डिमांड है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ इसको कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसको भी क्या कर दिया जाता है, इसको भी खत्म कर दिया जाता है और राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी क्या होता है, ये भी फेल हो जाता है, ठीक है, ये भी फेल हो जाता है, ये भी एक्सिस्टेंस में नहीं आता है। यहाँ पे ही फिर एक समझौता और होता है, ठीक है, देसाई और लियाकत समझौता भी होता है इसी के बाद, ठीक है, देसाई और लियाकत समझौता। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे ये बात की जाती है लियाकत समझौता, यहाँ पे भी ये बात की जाती है कि भाई क्या करेंगे ना, जो हिंदू और मुस्लिम है ये 50-50% में इनको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 50-50% हम अपनी सीटों को रिजर्व कर लेंगे यहाँ पे। तो 50% क्या, ये देसाई क्या थे, जैसे कि ये हिंदू थे तो बोल रहे हैं 50% हिंदुओं का और 50% किसका, इनका मुस्लिम्स का। लेकिन यहाँ पे भी भाई हिंदुओं के अलावा और भी तो कास्ट है ना, और भी तो लोग हैं ना यहाँ पे, तो आप केवल क्या कर रहे हैं, आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसी के बाद ही हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, फिर एक यहाँ पे होता है, अब भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, ठीक है, 1944 की बात थी, 1945 तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब 1945 आते आते क्या होता है भाई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। 1945 में क्या हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, WW लिख दिया मैंने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था और ये 1945 में 1945 में ये क्या हो जाता है भाई, अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब इसी टाइम पे यहाँ पे एक घटना हो जाती है 1945 में, जब ये खत्म हो जाता है, विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हमने बात की थी, इससे पहले जो PM थे कौन थे, चर्चिल थे, ठीक है। अब जो चर्चिल थे वो भारत का वो तो चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोगों को आज़ादी मिले। इवन चर्चिल ने तो ये भी कह दिया था, वो ये स्टेटमेंट आती है कि कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिसने कहा था, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भारत के लोग अगर आज़ाद भी हो गए ना तो ये लोग अपने देश का शासन अपने आप नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी चर्चिल की स्टेटमेंट थी। तो चर्चिल तो चाहते ही नहीं थे कि भैया इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, भारत स्वतंत्र हो। यहीं पे ही फिर इटली थे। इसके बाद जैसे 1945 में जब चुनाव हुआ, 1945 में इलेक्शन में यहाँ पे क्या होता है, फिर इटली है ना, इटली प्रधानमंत्री बनते हैं, ये PM है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, और इनका रुझान थोड़ा सा भारतीयों के प्रति उदार होता है। अब यहाँ पे जब इलेक्शन चल रहा था ना, एक तो चर्चिल वर्सेस चर्चिल, चर्चिल वर्सेस इटली, जब यहाँ पे चुनाव चल रहा था, तो यहाँ पे जो इटली है ना, ये यहाँ पे घोषणा, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा भारतीयों को लुभाने के लिए यहाँ पे अपने चुनाव में ये मुद्दा उठाते हैं, भारतीयों की स्वतंत्रता का यहाँ पे मुद्दा उठाया जाता है, ठीक है। तो अब भाई भारतीयों की स्वतंत्रता का इन्होंने मुद्दा उठाया था और ये बोलते हैं कि PM बनने के बाद और युद्ध समाप्त होने के बाद हम ये कर देंगे, जैसे वादे किए जाते हैं, ठीक है, उसी तरह का एक वादा कर देते हैं इटली यहाँ पे, और भारतीय स्वतंत्रता का मुद्दा बना के यहाँ पे क्या होता है, इटली जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, चुनाव जीत जाते हैं। अब इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, 1945 में यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा, अब यहाँ पे आते हैं एक वायसराय। अब इटली क्या है भाई, सरकारी बदल गई है, अब यहाँ पे वायसराय बनाया जाता है वेवेल को, ठीक है। अब भारत में 1945 के टाइम पे यहाँ पे है वेवेल, वायसराय है वेवेल, यहाँ पे वायसराय है वेवेल, ठीक है। अब ये जो वेवेल है, अब ये एक योजना, ठीक है, एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि भारत के संविधान
है ना, भारत का संविधान बनाने की मतलब भारत का जो शासन है वो कैसे चलेगा, उसके लिए एक योजना प्रस्तुत करते हैं कि, और उसके लिए योजना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसी योजना को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वेवेल योजना, ठीक है। तो अब हम वेवेल योजना को पढ़ेंगे कि वेवेल योजना क्या है, ठीक है। अब यहाँ से ही हमारा शुरू होता है वेवेल योजना। वेवेल जो है एक योजना प्रस्तुत करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, वो वेवेल योजना कहते हैं। अब देखिए वेवेल योजना आती है। अब यहाँ पे जो तत्कालीन उस समय पे जो वायसराय थे, यहाँ पे वायसराय थे वेवेल, ठीक है, वायसराय वेवेल थे। वायसराय वेवेल के द्वारा ये योजना प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। योजना प्रस्तुत की जाती है 14 जून 1945 को, ठीक है। 1945 को वह तत्कालीन जो वायसराय थे, कौन, वेवेल के द्वारा एक योजना पेश की जाती है, ठीक है। अब इस योजना में भारत का संवैधानिक ढांचा तैयार कैसे किया जाए उसके लिए एक योजना प्रस्तुत की गई है, ठीक है, कैसे यहाँ का शासन चलेगा। तो यहाँ पे इस योजना में क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। अब हम उन प्रावधानों को देखेंगे कि इस योजना में क्या प्रावधान किए गए थे वेवेल योजना में। तो इसका जो फर्स्ट बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट था, तो इसमें कहा गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है, ठीक है, कि जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी बोला कि जो कार्यकारिणी हम एग्जीक्यूटिव जो बनाते हैं ना, उसमें कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ, वायसराय और कमांडर इन चीफ के, कमांडर इन चीफ सेना का प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख के अलावा सभी व्यक्ति भारतीय होंगे, सभी व्यक्ति भारतीय होंगे, सभी व्यक्ति भारतीय होंगे। बोल रहे हैं कि जो कार्यकारिणी है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसमें भाई जो वायसराय होगा और जो सेना का प्रमुख होगा, कमांडर इन चीफ होगा, वही क्या होंगे, यही दो लोग ब्रिटिशर होंगे, बाकी सभी व्यक्ति क्या होंगे, भारतीय होंगे। दूसरा प्रावधान इसमें किया जाता है कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सेकंड बिंदु क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, ठीक है, जो कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी, ठीक है, इक्वल होंगे, बराबर होगी, ये बोला गया इन्होंने। यहाँ पे बोला कि जो कार्यकारिणी है उसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे ही कहा जाता है कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार की शक्ति होगी। निषेधाधिकार क्या, वीटो पावर, ठीक है, निषेधाधिकार वीटो पावर। निषेधाधिकार की शक्ति होगी, लेकिन यह क्या है, अनिवार्य नहीं होगा कि वह इसका उपयोग ही करे, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग करना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है,
उपयोग करना आवश्यक नहीं होगा। ओके, फोर्थ प्रावधान यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि जितने भी लोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है, देखो वहां पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी के साथ साथ सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, जितने भी आंदोलन करता थे। तो यहाँ पे ये बोला गया, इसमें विविल योजना में बोला गया कि जिन भी लोगों को हमने, जिन भी भारतीयों को हमने गिरफ्तार किया है, सभी को क्या है, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी भारतीयों को रिहा किया जाएगा। सभी भारतीयों को रिहा किया जाएगा। रिहा किया जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों को हमने किस टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जिन लोगों को, जिन भी नेताओं को हमने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, उन्हें सभी को छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही, ठीक है, विविल योजना पर, इसी पर यहाँ पे विविल योजना पर चर्चा करने के लिए जब विविल योजना को प्रस्तुत किया जाता है तो इस पे एक, यहाँ पे एक समझौता है ना, सॉरी, इस पे चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन किया जाता है, ठीक है, विविल योजना पर, जिसको हम क्या कहते हैं, शिमला सम्मेलन। ठीक है, शिमला में भी आयोजित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन किया जाता है, शिमला सम्मेलन होता है। ये जो शिमला सम्मेलन है ये किस पे, विविल योजना पर, जो विविल योजना है ना, इस पे चर्चा करने के लिए, विविल योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो शिमला सम्मेलन है, ठीक है, यहाँ पे ये शिमला सम्मेलन होता है और ये जो शिमला सम्मेलन है ये हमारा चलता है 25 जून से 14 जुलाई 1945। ठीक है, 14 जुलाई 1945 को ये हमारा क्या चलता है, यहाँ पे शिमला सम्मेलन चलता है। ठीक है, शिमला सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग और कौन कौन, यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्ट लेती है। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्ट लेती है। इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए कि ये क्या करें, इस विविल योजना को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए यहाँ पे शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, दोनों ही क्या करते हैं, विविल योजना का विरोध करते हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वही मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे बोलती है कि भाई, क्योंकि कार्यकारिणी में क्या था, बोला गया कि कार्यकारिणी में सभी भारतीय होंगे और मुस्लिम और हिंदू क्या होंगे, वो बराबर संख्या में होंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने आप को ऐसा दिखाती थी कि यहाँ पे भारत में मुस्लिम लीग ही एक ऐसा दल है जो कि मुसलमानों के हितों की बात करता है। ठीक है, तो वो ये बोलती थी कि यहाँ पे इसने अपनी जो कंटेंशन दी, इन्होंने बोला, मुस्लिम लीग ने बोला कि आप जो कार्यकारिणी है, ठीक है, जो वायसराय की कार्यकारिणी है, जो भी मुस्लिम वहां भेजे जाएंगे उन मुस्लिमों का चुनाव हम कौन करेंगे, मुस्लिम लीग करेगी। ठीक है, यहीं पे ही जो कांग्रेस है वो इसका विरोध करती है मुस्लिम लीग का, क्योंकि कांग्रेस ये बोलती है कि हम तो जितने भी सभी संप्रदाय हैं, कांग्रेस अखंड भारत की जैसे बात कर रही थी ना, यहाँ तो इन्होंने तो अपना एक अलग ही रोना आलाप, एक ही अलग ही आलाप शुरू कर रखा था इन्होंने तो, कि अलग भारत, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, है ना, अलग राष्ट्र चाहिए, इन्होंने तो अलग राष्ट्र अपना डिमांड कर रखा था। वहीं पे जो कांग्रेस थी वो अखंड भारत की बात करती थी। तो इसीलिए दोनों के बीच में विरोधाभास था और क्या होता है, ये जो शिमला सम्मेलन है ये भी विफल हो जाता है। ठीक है, विफल हो जाता है, ये भी हो जाता है फेल। ओके, यहाँ पे भी शिमला सम्मेलन भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है।
और इसके बाद अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अब हम पढ़ेंगे अब इसके बाद भाई क्या होता है, इसके बाद क्या आएगा, अब जैसे कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले बताया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भाई भारत छोड़ो आंदोलन क्यों आता है, क्योंकि जो है क्रिप्स मिशन क्या है वो फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि भाई ऐसे तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमें एक बड़े लेवल पर कोई आंदोलन करना पड़ेगा। और उसी के कॉन्सिक्वेंस में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हो जाता है। भाई भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे कैसे विरोध किया गया मैंने आपको बताया। जैसे अधिकारियों को बोल दिया गया कि जितने भी अधिकारी हैं वो जो भी अपनी जॉब वगैरह पे हैं वो जॉब में कंटिन्यू रहें, लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे और अपने पदों पर बने रहते हुए वो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करें। जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो भी जॉब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे। किसान खेती करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन कर नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे ही फिर मैंने आपको बताया कि भाई तीन पार्टियां थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्होंने पार्ट नहीं लिया था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, सीपीआई, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इन्होंने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। फिर यहाँ पे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध है उसको समाप्त करने के लिए राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है, ठीक है, 1944 में। लेकिन वो भी क्या है, वो भी फेल हो जाता है। अब यहाँ पे 1945 आते 1945 में क्या होता है, विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो एटली बन जाते हैं। जैसा कि एटली जो है वो भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा अपने चुनाव में उठाते हैं, है ना, भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को वो अपने चुनाव में उठाते हैं। अब वो चुनाव जीत गए हैं तो अब यहाँ पे वो एक प्रयास करते हैं संवैधानिक विकास का, और उसी के कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पे जो उस समय पे वायसराय हैं वो कौन नियुक्त किए जाते हैं, वेवेल नियुक्त किए जाते हैं। वेवेल आते हैं और वेवेल एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसी को ही क्या बोलते हैं, वेवेल योजना बोला जाता है, ठीक है। वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना को भी भाई वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना में भी क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, वेवेल योजना में बोला जाता है कि जैसे कि जी जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी में क्या होगा, कार्यकारिणी में जो वायसराय है उसके अलावा कार्यकारिणी में वायसराय और कार्यकारिणी में वायसराय और जो क्या होगा, कमांडर इन चीफ होगा। सिर्फ वही क्या होंगे, वही वही ब्रिटिशर होंगे, बाकी सभी कौन होंगे, भारतीय लोग होंगे। मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या कार्यकारिणी में बराबर रखी जाएगी। जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था, है ना, कैद किया गया था, उन्हें सभी को छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे ही एक बात बोला जाता है कि जो गवर्नर जनरल है उसे निषेधाधिकार, वीटो पावर उसे रहेगी, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह उसका प्रयोग ही करे, ठीक है। वहां पे हमें एक क्वेश्चन और याद रखना चाहिए कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को आगा खां प्लेस में उसके भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में वहां पे उन्हें कैद किया गया था और वह सभी भारतीयों को भी कैद कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाया, मैंने वेवेल योजना आपको पढ़ाई। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, ठीक है। कल की हम क्लास में कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ, जब मैं लिखती हूँ तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते होंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहें और आपको क्लास कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ठीक है। अपने व्यूज जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।